नमस्कार, 4 बजे की खबरों में हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने 230 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की है। ईडी ने 230 करोड़ से ज्यादा के रुपए कीमत की जमीन और फ्लैट जब्त किए हैं। जब्त की गई प्रॉपर्टी आरोपी प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, फोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये भी एक कार्रवाई हुई, ईडी ने कार्रवाई की है, क्या और डिटेल्स मिल रही हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो इस मामले में आरोपी हैं प्रसन्न कुमार रॉय और जो शांति कुमार सिन्हा हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच की हैं। और इस मामले में ईडी लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है। इससे पहले भी ईडी ने जो प्रॉपर्टीज थी और जो कुछ कैश था वो बरामद किया था। इस मामले में ईडी अब तक 365 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सीज कर चुकी है। अभी हाल में जो प्रॉपर्टी अटैच हुई हैं उनमें कुछ फ्लैट्स हैं और कुछ जमीन है जो कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर हैं। ईडी के मुताबिक 2081 टीचरों की जो भर्ती हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और जो कैंडिडेट थे उनसे पैसा लिया गया है। और जो प्रसन्न कुमार राय है वो इसमें मिडिल मैन है और संत कुमार सिन्हा जो है वो उस समय पश्चिम बंगाल एजुकेशन बोर्ड में एडवाइजर था। तो ईडी ने इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार किए थे। जो कई टीएमसी के जो नेता हैं वो इसमें अरेस्ट हुए थे। तो अब बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने जो 2 आरोपी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज उनको सीज किया है, जिसमें फ्लैट्स हैं और जमीनें हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल से इस खबर के बाद आइए अब रुक करते हैं हम कर्नाटक के बेंगलुरु में जो धमाका हुआ था। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। रामेश्वरम कैफे धमाका केस में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल से एनआईए ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब गिरफ्तार हुए हैं। अब्दुल मतीन अहमद ताहा को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर आईएसआईएस कनेक्शन होने का भी शक है। वहीं दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी निहाल किदवई के पास। निहाल, तो ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं इन आरोपियों की पश्चिम बंगाल से हुई हैं, क्या और डिटेल्स मिल पा रही हैं इस पर? देखिए, इन दोनों को 2020 से ही एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी। ये दोनों फरार थे। इन दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी था और काफ़ी मुशक्क़त के बाद एनआईए इन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुआ है। रामेश्वरम कैफ़े बेंगलुरु के इस ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए के मुताबिक मुसव्विर हुसैन ने रामेश्वरम कैफ़े में बम लगाया था और इस पूरे षड्यंत्र को रचा था अब्दुल मतीन ताहा ने। तो इन दोनों पे 10-10 लाख रुपए का इनाम था और इन दोनों के जो तार हैं, बताया था एनआईए ने कि ये शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, कर्नाटका के शिवमोगा मॉड्यूल से। एक जो बड़ी कामयाबी इसको इसलिए भी मानी जा रही है कि देखिए 2020 के आसपास शिवमोगा के तीर्थहल्ली में एक धमाका हुआ था वहाँ के जंगलों में। तो पता ये चला कि ये जो मॉड्यूल है इसने इसके बाद जो दूसरा धमाका 2 साल के बाद किया मैंगलोर में, जो कुकर बम ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, और तीसरा धमाका इसी गैंग का ये यहाँ हुआ बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफ़े में। तो इन 3 धमाकों में समानता पाई गई। समानता कई मायनों में पाई गई, जैसे कि जो डिवाइसेस यूज़ किए गए थे, ब्लास्ट करने के जो तौर तरीके थे, और साथ ही साथ जो चिंता की बात थी वो ये थी कि तीनों धमाके जो एक दूसरे से काफ़ी शक्तिशाली थे। यानी कि धीरे धीरे ये जो गिरोह था ये काफ़ी शक्तिशाली धमाका कर रहा था। तो ऐसे में एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती थी जल्द से जल्द इनको पकड़ना, ताकि धमाकों को भविष्य में रोका जा सके। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफ़े में तकरीबन 1 बजे के आसपास धमाका हुआ था और आज 12 तारीख है अप्रैल की, तकरीबन 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने सबको पकड़ लिया। बिल्कुल, और ये पहले भी मामलों में आरोपी हैं और उनकी खोज हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल इस जानकारी के लिए। एनआईए की बड़ी गिरफ्तारी है, किस तरह से
जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ था उसके 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हरियाणा से खबर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो कल दर्दनाक स्कूल हादसा हुआ था उससे अभी भी लोग उबर नहीं पा रहे हैं। 6 बच्चों की मौत हो गई है और इन्हीं के आधार पर जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, ईद का त्यौहार था, उसके बावजूद स्कूल खुला था। हरियाणा सरकार ने हादसे की 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है और 6 साल से बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं कराया गया था। डीसी ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। प्रिंसिपल को तो पहले गिरफ्तार किया गया था। 2018 से स्कूल ने रोड टैक्स भी नहीं भरा था। स्कूल बस 1 महीना पहले ही भी 15,000 का जुर्माना लगा था। तो आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने जीएल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जो बस के ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हरियाणा सरकार ने आरटीए असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में कल ही सस्पेंड किया था। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के सभी स्कूल बसों की फिटनेस और तमाम कागजात की जांच पड़ताल करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जबकि एक उच्च स्तरीय कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए 14 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हादसे पर शोक जताया। दिल्ली से जुड़ी खबर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी सियासी साजिश का आरोप लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऐसा एलजी साहब के व्यवहार से लग रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती नहीं हो रही है, जबकि कई पद खाली हैं। साथ ही एलजी लगातार केंद्र को पत्र भी लिख रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने की बात कहकर मंत्रियों की बैठक में नहीं आ रहे हैं। आतिशी ने मंत्री पद से राजकुमार आनंद के इस्तीफे को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है। हमारा मानना है कानून अपना काम कर रहा है और सनसनी फैलाने की जगह, झूठ बोलने की जगह, भविष्य के झूठ को आकार देने की जगह दिल्ली कैसे चलेगी, इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। बिहार में मछली पॉलिटिक्स बवाल जारी है। नवरात्रि के दिनों में तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसे लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमले कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि नवरात्र के समय इस वीडियो को दिखाकर वो किसको खुश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आनंद आता है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं।
देखिए चुनाव में हर तरह के वीडियो ऑडियो सब वायरल होते हैं, है ना, तो उसमें ठीक है, उसमें क्या है, और इसमें हम लोगों का क्या काम है, लेकिन तो खुद ही निकलता है, कोनो हम लोग थोड़ी ना बनवा रहे हैं डालना। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत की रैली में बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई तो बढ़ाई है। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में एक चुनावी रैली की। उन्होंने पिछली सरकार पर हमले करते हुए कहा कि अब सहारनपुर में दंगे नहीं होते हैं, अब यहाँ कर्फ्यू नहीं लगता है, ना यहाँ भय का माहौल है, ना दहशत का। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा सपा कांग्रेस की नीतियों की वजह से सहारनपुर और यूपी का विकास बाधित हुआ। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे और नौजवान पलायन करने लगे थे और बेटियां असुरक्षित रहती थी। आपको बता दें कि सहारनपुर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन मेहनत कश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी। उन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों की दंगा पॉलिसी के शिकार हो गए थे। यहां का विकास बाधित हो गया था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हो गया था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। यह है देश के खिलाफ साजिश करने वालों की करतूत। महायुति में जिन 9 सीटों पर अभी पेच फंसा है उनमें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग एक अहम सीट है। कोंकण के 2 कोस्टल जिलों रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को जोड़कर बनी इस सीट पर 2 बार से महायुति के विनायक राउत सांसद जीते रहे, लेकिन शिवसेना टूटने के बाद स्थिति बदल चुकी है। विनायक राउत अब मां विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जबकि महायुति में अब भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। उद्याच्याला खासदारकीचा उमेदवार दिल्यानंतर तिथं जर यदा कदाचित मला मिठाचा कडा लागला तर मी आमदारकीच्या बाबतीमध्ये देखील वेगळा विचार करेन। मी कुणाच्या बापाचा ऐकायचो नाही। महायुति सरकार में मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे इस वीडियो ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के बीच चल रही तकरार को फिर से चर्चा में ला दिया। कोंकण के 2 कोस्टल जिलों को मिलाकर बनी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट महायुति में किसके हिस्से में जाएगी, इस पर अब भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी इस पर अपने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राणे चुनाव तैयारी में जुट चुके हैं। लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और उनका दावा है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। ये सभा पार्टी के हित और मोदी जी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसके लिए आयोजित की है। अगर पार्टी को बढ़ाना है तो सभी को एक विचार, एक संघ होकर भारत के कमल को यश दिलाना होगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सेना में मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत यहां से लड़ने के लिए जोर लगाए हुए हैं। वैसे सूत्रों के मुताबिक किरण सामंत को समझा दिया गया है कि ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाना तय है।
3 अप्रैल को उन्होंने व्हाट्सएप पर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसे डिलीट भी कर दिया और अब अजित पवार की वीडियो को स्टेटस पर रखकर फिर से चर्चा को बल दिया है। करीन मी कुणाच्या बापाचं ऐकायचं नाही। महायुति में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच जोर आजमाइश चालू है और कार्यकर्ता असमंजस में है, जबकि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद विनायक राउत अपने प्रचार का 2 राउंड पूरा कर चुके हैं। विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार महायुति के टिकट से नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी से। एक समय था जब रत्नागिरी जिले में कांग्रेस का प्रभाव था और सिंधुदुर्ग जिले में समाजवादियों का। जगन्नाथ भोसले, मधु दंडौते, बैरिस्टर नाथ पै, शारदा मुखर्जी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना के गठन के बाद यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदलना शुरू हो गया और बीजेपी से युति के बाद 1996 में शिवसेना के सुरेश प्रभु पहले सांसद बने। हालांकि 2009 में कांग्रेस के नीलेश राणे ने सुरेश प्रभु को हराकर फिर से कांग्रेस का झंडा लहरा दिया था, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में शिवसेना के विनायक राउत लगातार 2 बार से सांसद चुने गए हैं। अब तीसरी बार विनायक राउत फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। साल 2019 में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट में आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना के विधायक थे, 1 पर बीजेपी का और 1 पर एनसीपी का। लेकिन शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद 4 में से 2 विधायक शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। एक बीजेपी और एक एनसीपी अजित पवार गुट को मिलाकर अब महायुति के 4 विधायक हो चुके हैं। इस लिहाज से आंकड़ों में महायुति का पलड़ा भारी नजर आता है। ऊपर से वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी काका जोशी को टिकट देकर विनायक राउत की राह मुश्किल कर दी है, लेकिन जमीन पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और सांसद विनायक राउत का जोर ज्यादा नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में रिफाइनरी का मुद्दा बड़ा बन सकता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का विरोध है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग क्षेत्र में महायुति की तरफ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको भगा रहा है, किसको लेकर जा नाच रहे, इसके तरफ मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं और मेरे सारे साथियों सोचकर चले, जो जिसे किसी को आने आ सकते, हमें लड़ना है और हमें जीतना है करीबन 2.5 लाख वोटों से ज्यादा। महायुति में सीट बंटवारे में फंसे होने और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना के चलते कोंकण की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट चर्चा में है। और अगर ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाती है और नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भले ही विनायक राउत हैं, लेकिन ये लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे ही कहलाएगी। रत्नागिरी से राकेश गुडेकर, सिंधुदुर्ग से गुरु दलवी और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने ललित यादव पर दांव खेला है। अलवर सरस्का टाइगर सफारी के लिए भी जाना जाता है, साथ ही यहाँ का कलाकंद दुनिया भर में मशहूर है। अलवर से बाबा का ढाबा मनोरंजन भारती के साथ। बाबा का ढाबा आप पहुंचा है अलवर में, और अलवर की सुबह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कचौड़ी की दुकान में आप आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत फेमस है ये कचौड़ी, और भीड़ आप देख सकते हैं, लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी है मोदी, तो वो बताएंगे कि यहाँ क्यों आए हैं हम लोग। यहाँ ये सुबह का जो अलवर की सुबह होती है वो कचौरियों के साथ होती है, और अलवर में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कचौरी ही कचौरी नजर आएंगी। तो आप देखिए कितना बड़ा थाल यहाँ लगा के बैठे हुए हैं, ये इसमें कचौरियाँ ही कचौरियाँ चलती हैं इनकी। और ये कुछ स्पेशल सब्जी है जो लोगों के मुंह पर लगी हुई है कि वो सुबह उठते एक बार यहाँ आता है, एक कचौरी खा के सुबह जाता है। आप बताइए क्या खासियत है आपकी कचौरी की? मोदी ने बोला कि क्या सब्जी होती है? सर ये आलू की सब्जी होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, हमारा खुद का वो पिसा हुआ मसाला होता है। ये हमारे दादा परदादों का पुराना काम चला रहा है, ये 60 साल से लोगों को टेस्ट लगा हुआ है मुँह का हमारे यहाँ। और तो कितने सालों से आप बेच रहे हैं? ये तो साहब मेरी उम्र को तो 44 साल की हो गई, बाकी हमारा 60-65 साल पुराना काम है यहीं पे। हाँ, अलवर के अंदर। यहीं पे लगाते हैं।
पहले हम यहाँ पर 24 साल हो गए, पहले हम उपसके तो लगे थे। अच्छा, ये 24 साल से लग रहा है यहाँ पर 24 साल से लगा रहे तो हैं। ये 2 सब्जियां किस चीज की है? 2 सब्जी नहीं सर, हमारे पास एक आलू की सब्जी है खाली। ये है और ये हरे धनिया की चटनी। चटनी, और आप मिला के देते हैं? हाँ सर। और कितने पैसे का एक देते हैं? एक खिलाइए मुझे। हाँ सर, आपको एक पीस 15 रुपए का देते हैं सर। अच्छा, तो और कितना, मतलब कितना लोग आते हैं रोजाना? सर लोग ये तो दुकानदारी को ऐसे नहीं, मतलब अंदाजा आपको? 200-250 लोग तो रोज आते हैं मेरे पास। रोज सुबह 200-250 लोग आते हैं। और कितने बजे से दुकान लगाते हैं? ये हम सुबह 4:30 बजे जाते हैं। 4:30 बजे? 5 बजे हमारा चालू हो जाता है, 11:30 बजे तक हमारा लास्ट है। और फिर शाम में कहीं नहीं लगाते? सर कहीं नहीं लगाते। उसके बाद इसको बनाते हैं अपने घर में आप? सारा काम घर पे ही होता है। सुबह उठ के सुबह रात को उठते हैं 1 बजे, सारा काम घर पे ही होता है सारा काम। 1 बजे उठते हैं? 1 बजे से कचौरी बनाते हैं? हाँ, कच्चा माल मटेरियल तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, सब्जी बनाए, हाँ, फिर आए यहाँ। हाँ, फिर उसके बाद अपना चालू हो जाता है भट्टी। अच्छा, 5 बजे भट्टी चालू हो जाता है। तो ये मैंने डीजल की भट्टी लगा रखी है यहाँ पर, सिलेंडर का कोई काम नहीं है। अच्छा, डीजल की भट्टी है? हाँ सर। ये भाई, ये भी एक हाँ, देख लो आराम से बताइए आपने। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि डीजल की भट्टी लगा? सर ये तो एक्चुअल में क्या है, पूरे कलाकंद मार्केट में लेके पड़ी, हमने गैस की भट्टी बना रखी है। बाकी डीजल भट्टी ये तो बहुत 20 साल हो गए मुझे लगा। 20 साल से हो गए, चलिए ठीक है जी। बताइए कचौरी कैसी है? बहुत बढ़िया है। कब से खा रहे हैं आप? बहुत कई सालों से खा रहे हैं। कई सालों से खा रहे हैं, रोज आते हैं खाते हैं? हाँ। मन नहीं भरा खा के? नहीं भरा। नहीं भरा। इस कचौरी की क्या खासियत है? इसमें नींबू है, कचौरी है, छाछ है, टाटरी है, चटकारेदार है। यही इसके स्वाद का मजा है। तो आप लोग अभी खेल के आ रहे हैं? हाँ जी। संडे को खेलते हैं क्रिकेट? संडे को खेलते हैं, आज पहली बार। अच्छा, तो राजस्थान की टीम भी है आईपीएल में, आपकी टीम कौन सी है? हमारी राजस्थान है, कल भी जीती है। बिल्कुल, ठीक है। पहला आईपीएल जीता ही उसने था। और ये बताइए, इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको इस बार के अलवर के चुनाव? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें जातिगत समीकरण भी बैठता है और मोदी फैक्टर भी है। 2 यादवों की लड़ाई है। 2 यादवों की लड़ाई है, लेकिन 2 यादवों की लड़ाई होने से थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया, फाइट हो गई। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली उनका कोई फर्क नहीं पड़ता यादों में। यहाँ तो एक्चुअली वोटर मोदी के पक्ष में या मोदी के खिलाफ में है, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल में जो मुद्दे उठे हैं, हाँ जी, वो लगता है लोगों में है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो या सब किसी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा? हाँ, नहीं, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना, ये भी मैंने कहा ना कि जो विपक्ष में है वो विपक्ष में है, और जो पक्ष में है वो पक्ष में है जी। आपको क्या लगता है, मुद्दा है ये सब या? सर मुद्दा इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है जी। 2 यादवों की लड़ाई है जो इनका है, यादवों की, सबका अलग अलग समीकरण। कोई सोचता है कि ठीक है ये विधायक है तो ये रहेंगे, एक सांसद और हमें यादव मिल जाए, ये भी चल रहा है कि दोनों यादव हो जाए, तो ये चीज़ भी हो रही है इधर। और ये एक जो मुद्दा है बता रहे हैं बाहर का, इसका भी कि वो बाहर से आ रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि बाहर से आ रहे हैं कि उनको वोट वगैरह ना मिले। पर ये दोनों चीज़ें हैं, लोगों का ये सोचना है कि विधायक भी यादव रहे और सांसद भी यादव रहे। तो इस चीज़ को लेकर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अलवर के लिए, क्या अच्छा है? क्या अलवर के लिए बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा सही विकास हो रहा है। पानी का पानी की समस्या है। क्या आने के जो कर रहे हैं योजनाएं, महंगाई कितनी कर रखी है? योजना पानी का आपके पास? हाँ, जो पानी की चला रखा है इन्होंने कि पानी पहुँचाने का। बिल्कुल जो पैसे वाले हैं ना, मोदी जी का कोई सही नहीं चल रहा, ये सिर्फ अपना देख रहे हैं। महंगाई कितनी है आपने देखा? बेरोजगारी कितनी है आपने देखा? कुछ नहीं है। अगर कोई मजदूरी करने वाला है तो आप 600 रुपए दे रहे हैं उसको। कौन दे रहा है? सब दिखावा है, जुमलेबाजी है। 2 अलग अलग व्यू है, ठीक है, सबका अपना जिनको पसंद है वो तो है ही है। सबका अपना सोचना। जी, क्या मुद्दा है अलवर में, यहाँ पे आपके यहाँ पे? अलवर में मुद्दा क्या, चुनाव का है? हाँ जी, बीजेपी का है। बीजेपी कचौरी ये कब से खा रहे हैं आप? ये तो 10 साल से खा रहे हैं। अच्छा है ना, मैंने पहली बार खाया, बहुत तीखा था। तो आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है, हाँ, सब कुछ इसलिए। लेकिन विधानसभा में तो बराबर है ना, 6 कांग्रेस के हैं, 5 बीजेपी के विधायक यहाँ से। नहीं, बीजेपी के ज्यादा है ना, ज्यादा है? 7 है।
7 है। अच्छा, और 2 यादवों की लड़ाई है यहाँ पे। कांग्रेस की बीजेपी दोनों यादव है। दोनों यादव है। तो बाकी डिसाइड कौन करेगा कौन बड़ा यादव है? कौन बड़ा है तो पता चल जाएगा। पार्टी तो बीजेपी की आएगी। ओके, ठीक। तो क्या फेमस है, क्या अलग है इस कचौरी में जो लोग इतनी यहाँ पे इतनी भीड़ किए रहते हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली में ऐसी कचौड़ी खाने को नहीं मिलती। नहीं मिली है? नहीं मिली है, तो इसका कुछ अलग ही टेस्ट है। क्या विशेष है यहाँ की कचौरी? मैं जयपुर से आया हूँ, बट मैं 10 साल से अब जयपुर रह रहा हूँ। उससे पहले से मैं एक ऑलमोस्ट 20-25 साल से मैं खा रहा हूँ कचौरी। और जब मैं साल भर में या जब भी आता हूँ, सबसे पहले आके कचौरी यहीं पे खाता हूँ। एक तो यहाँ पे जो मसाले जो लेते हैं, अभी तक भी वो 20 साल पुराने ऑथेंटिक मसाले यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेस्ट बरकरार है अभी। बढ़िया, थैंक यू। क्या है इस कचौरी में? सर मैं यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ। यहाँ की जो कचौरी थी ये जब से चल रही है, जब से सुबह लोग व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी वर्ग हो, सुबह सवेरे यहाँ इनकी कचौरी का टेस्ट करने जरूर आता है। तो ये बताइए, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हाँ। क्या होगा अलवर में? अलवर का इलेक्शन का तो वेव दोनों तरफ का है। अब तो जनता का मूड के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके की सरकार वो चाहते हैं। मेन यहाँ पर मुख्य जो समस्या है अलवर में जो देखी गई है वो पानी की मेन समस्या है। 2 यादवों के बीच में लड़ाई है। हाँ, यादव की है, क्योंकि यहाँ पर जब आप भी आकलन करेंगे तो यहाँ पर यादव कम्युनिटी का ही ज़्यादातर सांसद रहे हैं। अच्छा। तो ये तो दोनों ही पक्ष यादव पक्ष को ही उतारेंगे, आपको भी ये पता है। तो इसलिए बात है क्योंकि उनका वोटिंग लिस्ट यादवों की ज़्यादा है। इसके टेस्ट के साथ कुछ चुनाव के टेस्ट के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। क्या है यहाँ 2 यादवों की लड़ाई है? चुनाव तो यहाँ पे मोदी जी की लड़ाई है। यहाँ तो मोदी जी हैं, उनका चलता है। दो यादवों की लड़ाई। बिल्कुल यादव हैं, लेकिन सब यहाँ पे मोदी जी के बेस पे वोट डलता है। हाँ जी। भूपेंद्र यादव जी हैं अपने, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो खड़े हो रहे हैं इस बार बीजेपी की तरफ से। अच्छा। हाँ। तो लोकल दूसरा कैंडिडेट लोकल है। हाँ है। मोदी मतलब सेंटर को देखकर सेंटर क्या, क्योंकि लास्ट आप जैसे लास्ट 10 ईयर के भी देख लोगे ना, तो जितना भी बेस है वो मोदी जी के बेस के ऊपर ही चलता है इधर। मोदी जी की जो छवि है उसके हिसाब से बीजेपी अच्छे बहुमत से मोदी जीतेगी। जी की छवि है तो यहाँ पे पूरे राजस्थान में 10 से ज्यादा सांसदों के टिकट क्यों काटने पड़े? देखो सर, पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है। अच्छा। पर एक्चुअली क्या है ना, जैसे वो अब वो रोटेशन चेंज करते रहते हैं ना, अब वो पता भी चल जाता है कि कौन कैंडिडेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर वो चेंज भी कर लेते हैं। अब ऐसा है नहीं कि एक बार दे दिया तो फिक्स ही हो गए। कचौरी कैसी है? कचौरी तीखी है, पॉलिटिक्स भी बड़ी तीखी चल रही है, गर्मा गर्म माहौल है। अच्छा। वैसे तो लोग बात कह रहे हैं भूपेंद्र यादव जी का। हाँ। और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा। दिल से समर्थन मोदी जी को, क्योंकि विकास देखने को मिल रहा है। अच्छा जी। जी सर, यदि इन्होंने कहा कि मोदी जी का वो चलता है तो फिर राजस्थान में 10 सांसद क्यों बदल दिए? वो तो सर पता नहीं, पर मोदी जी आएंगे तो विकास आएगा, हम ये जानते हैं। बाकी देखा जाएगा। जैसे भी ऐसी ही है, कचौरी की तरह तीखी तीखी है। बढ़िया मजेदार। कचौरी डालो, फिर ऊपर से चटनी डालो, फिर कड़ी डालो, जो मजा आता है वो अलग ही है। अक्सर आते हैं खाने आप? नहीं, अक्सर आते हैं। आते हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सर बीजेपी है सर। हाँ सर। क्या काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम है। यहाँ 2 यादवों की लड़ाई है। हाँ सर। भूपेंद्र यादव जी हैं और ललित यादव। भूपेंद्र यादव जी का अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, उम्मीदवार भी अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, देखो मोदी की गारंटी जो है और जो मोदी की जो नीतियाँ हैं वो देश के हित में हैं और देश को साथ लेके चलने वाली है। तो फिर किसी भी कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है मोदी? हाँ यस सर। कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ। लेकिन सर इनका जो मंत्री हैं ये, और जो इनका काम भी है, काम भी अच्छा है, तो वो भी सर मायने तो रखता है। लेकिन मोदी की गारंटी है, मोदी फेस है, हमको मोदी को वोट देना। ऐसा है तो फिर बताइए, इतने कैंडिडेट को चेंज क्यों कर दिया बीजेपी ने राजस्थान में? इतने सांसदों के टिकट क्यों काटे? तो कुछ ना कुछ कारण होता है सर, या तो जनता उनसे खुश नहीं है, धरातल पे गए नहीं है, वही रीजन है। मोदी ये चाहता है कि सर हर बंदा जो भी बंदे हैं ना, कम से कम अपने धरातल पे जाके काम करें, वो उनका मेन उद्देश्य है। बढ़िया। क्या यूनिक है स्वाद में? खट्टा मीठा जो लगता है सब्जी में। खट्टा लगता है, बढ़िया है सब्जी, एक नंबर। आप यहीं के? यहीं का रहने वाला। आते हैं खाने के लिए अक्सर? रोज आते हैं या अक्सर आते हैं? अक्सर आता रहता हूँ। आते रहते हैं। आप ये बताइए, आप यंग हैं, चुनाव हो रहा है, आपके लिए क्या इशू है यहाँ पे?
नहीं, थोड़ी व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ये है वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? हमारे खाते भी नहीं, हमारे खुद के एरिया में पानी नहीं आ रहा है। तो पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए इतनी सरकारें आई गई, सांसद आए गए, कोई कुछ नहीं करता है। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है इलाज इसका। ये वहाँ जाते हैं JE इलेक्शन के पास, तो ये महीने 2 महीने बस ये हाँ करके छोड़ देता है, बस कार्रवाई होती नहीं जल्दी से। तो जो आपका सांसद विधायक है उसको पकड़ते नहीं, आप लोग तो यंग हैं, आप पकड़ो ना, बोलो कि यार पानी तो दो कम से कम, वो तो हमारा हक है। जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, रोज ना चक्कर काटते हैं। मिलता नहीं है, सही बोले। चलिए, यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है, इसकी क्या वजह है? स्पेसिफिकली कचौरी के लिए यहाँ पर जो बनती है, इनके सब्जी की वजह से फेमस है इनकी कचौरी। आप खाते हैं अक्सर? बिल्कुल। हाँ, 4 खा के गए हम। हमने तो रोका, तो हमारे सेहत देख के पता लगा। रोकना पड़ा कि रुक जाओ। तो जी, यहाँ पे चुनाव हो रहा है अलवर में, क्या लगता है आपको? चुनाव यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पे एक स्थानीय युवा व्यक्ति, 2 यादवों की लड़ाई है। नहीं, यादवों की तो लड़ाई है, लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर जो एक प्रत्याशी है, बीजेपी ने जो अपना टिकट दिया है, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं राज्यसभा से और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उनका अलवर ज़िले से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली अजमेर के हैं, अजमेर से। यहाँ पर ललित यादव जो हैं वो स्थानीय युवा हैं, युवा सांसद, युवा विधायक अभी रिसेंटली मुंडावर के बने हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। और एक युवा होने के कारण, क्योंकि आने वाला जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, जो चीज़ें हैं वो सब युवाओं पे हैं, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पे स्थानीय युवा को टिकट दिया है। तो उससे उम्मीद है युवाओं को कि आगे वो कोई अच्छा युवाओं के हित में रोजगार के, स्थानीय रोजगार के लिए, और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं पूरे ज़िले की, वो सुलझा पाएँ और उसका समाधान कर पाएँ। चलिए, अच्छी बात है जी। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं भिवाड़ी से हूँ, सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, आप बताइए, क्या लगता है राजस्थान में, क्या 25 की जो हैट्रिक है, क्या बीजेपी के लिए कितना चुनौती है? वो चुनौती इस बार लग रही है, जिस तरह जनता का मूड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कई जगह से कैंडिडेट हैं जहाँ पर चुनौती है, टक्कर है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि दोबारा हैट्रिक लगा पाएंगे। चुनाव है, चुनाव में होता है कि लड़ना पड़ेगा, हाँ, अच्छे से लड़ना पड़ेगा। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। अब कैंडिडेट अपनी अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो देखो रिजल्ट तो जनता के हाथ में क्या रहेगा। बहुत अच्छे। तो ये कचौड़ी खा लिया आपने? जी। चलिए, तो ये अलवर से ये यूनिक कचौड़ी, सबने इसकी, मैं भी 2 खा गया, सर ने कहा कि वो 4 खा गए हैं, तो 2 खा लिया, थोड़ा सा गिर भी गया, ध्यान नहीं रहा। तो ये बाबा के ढाबा में आज इतना ही, और हमने बातचीत करी, स्वादिष्ट कचौड़ी का स्वाद भी लिया, जनता लोगों के राय भी आपको बताए। चुनाव है, हर तरह के विचार जो है लोग प्रकट करते हैं, वो उनका हक है, लेकिन हर चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बाबा का ढाबा आगे भी बढ़ेगा, एक नया शहर होगा जहाँ से आपको चुनाव, बाबा के ढाबा के साथ चुनाव की खबरें भी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। हमारे सहयोगी जो अलवर के हैं मुदित, और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए। टेक इंडस्ट्री में आई मंदी किस तरह से IIT से निकले छात्रों के प्लेसमेंट पर असर डाल रही है, देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। इन IIT संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को हर साल शानदार पैकेज मिलने की खबरें छपा करती हैं, लेकिन इस बार देश के बड़े IITs में इंजीनियरिंग के छात्रों को अच्छी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अलग अलग IITs के प्लेसमेंट ऑफिस ने रिक्रूट करने वाली बड़ी कंपनियों को अच्छी संख्या में इनवाइट किया है, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह टेक इंडस्ट्री में आई मंदी है। IIT बॉम्बे प्लेसमेंट ऑफिस की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेजस्विनी पोकले ने प्लेसमेंट की स्थिति पर NDTV को दिए एक लिखित जवाब में कहा, मौजूदा प्लेसमेंट सीजन में IIT बॉम्बे के 1973 छात्रों ने भाग लिया है।
4 अप्रैल 2024 तक नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में अब तक 1308 को प्लेसमेंट मिला है, यानी 665 छात्र अब भी नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 33% छात्रों को कुछ महीनों की प्लेसमेंट की कोशिश के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी है। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट अधिकारी के मुताबिक ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जून के अंत तक चलती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक व्यवहारिक तौर पर आईआईटीज में अधिकतर कंपनियां अप्रैल के शुरुआत में ही अपने रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पिछले साल आईआईटी बॉम्बे में कुल 1845 छात्रों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 1516 को नौकरी मिल गई थी, यानी करीब 84% नौकरी पाने में कामयाब रहे थे, जो अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। सूत्रों के मुताबिक आईआईटीज में मास्टर्स और पीएचडी के छात्रों का रिक्रूटमेंट स्लो चल रहा है, जिस वजह से ओवरऑल रिक्रूटमेंट परसेंटेज उम्मीद से कम है। यही हालात देश के अधिकतर आईआईटी के हैं। खबरों के मुताबिक आईआईटी दिल्ली के ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विसेज में रजिस्टर करने वाले छात्रों में से लगभग 40% अप्रैल के पहले हफ्ते तक नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीटीवी को दिए एक लिखित जवाब में आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट इंचार्ज प्रोफेसर आर आयोती रमन ने कहा, प्लेसमेंट की प्रक्रिया इस एकेडमिक सीजन के आखिर तक चलेगी। अब तक आईआईटी दिल्ली के 80% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट हो गई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल प्लेसमेंट के इच्छुक पीएचडी छात्रों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। पीएचडी छात्रों की कैरियर नीड्स अलग होती हैं। हम उनके लिए अलग से प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट नहीं हुए, उनके पास नौकरी पाने के कई दूसरे रास्ते उपलब्ध हैं। बड़े जगह में बहुत फॉरेन कंपनी जाता है उनको रिक्रूट करने के लिए। मेरे ख्याल से इस बार वो लोग कम आ रहा है, क्योंकि जबकि मेरे पास पूरे डेटा नहीं है कितने बाहर के ले रहा है, कितने अंदर के कंपनी ले रहा है। बट इंडिया के बाहर भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और जब बाहर की सिचुएशन ख़राब होंगे तो वो पहले क्या करेंगे, उधर ही लेने की कोशिश करेंगे, ना कि इंडिया के ले ले। कुछ सालों में देखेंगे कि जो कोर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है, कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ और या एम्प्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर लगभग खत्म हो चुके हैं। देश के सभी आईआईटीज में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कितने छात्रों को नौकरी मिली और कितने नाकाम रहे, इसकी बड़ी तस्वीर मई-जून के अंत तक ही सामने आएगी। कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।